आप परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए क्या बलिदान देने को तैयार होंगे? आज हम आपको एंड्रियास मुंजर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। वह बॉडी बिल्डर जिसकी परिपूर्ण शरीर की खोज ने उसे अकल्पनीय सीमाओं तक पहुंचाया, स्टेज पर भी और स्टेज के बाहर भी। वह बॉडी बिल्डर जिसकी बॉडी फैट प्रतिशत लगभग 0% के करीब थी, लेकिन इसकी कीमत जानलेवा थी। तैयार हो जाइए एक महाकाव्य और दुखद यात्रा के लिए, जो हमेशा के लिए आपके बॉडी बिल्डिंग के दृष्टिकोण को बदल देगी। एंड्रियास मुंजर का जन्म 25 अक्टूबर 1964 को ऑस्ट्रिया के छोटे गांव ग्रा में हुआ था। एंड्रियास ने एक साधारण वातावरण में बचपन बिताया, अंतरराष्ट्रीय मंचों के ग्लैमर और रोशनी से दूर। उनका बचपन ग्रामीण जीवन की शांति से भरा था, जहां उन्होंने बहुत कम उम्र में ही शारीरिक शक्ति और व्यायाम में असाधारण रुचि दिखाई। बॉडी बिल्डिंग पत्रिकाओं में दिखाई देने वाले एथलीटों की शक्ति और सौंदर्य से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी खुद की यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया, दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉडी बिल्डर्स में से एक बनने की। उन्होंने स्थानीय जिमों में प्रशिक्षण शुरू किया, वजन उठाया और अपनी कड़ी मेहनत और अडिग संकल्प के साथ अपने शरीर को तराशा। अक्सर अपने प्रशिक्षण के लिए धन जुटाने के लिए फैक्ट्री में काम किया। रास्ता आसान नहीं था। बड़े शहरों के संसाधनों और सुविधाओं के अभाव में एंड्रियास को संदेह और बाधाओं का सामना करना पड़ा। छोटे गांव में प्रशिक्षण उपकरण सीमित थे और उचित आहार बनाए रखना कठिन था, लेकिन एंड्रियास ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक सख्त दिनचर्या अपनाई, हर खाली पल को अपने शरीर को परिपूर्ण बनाने में समर्पित किया। उनका जुनून और अनुशासन धीरे धीरे ध्यान खींचने लगे और जल्द ही लोग उन्हें महानता के लिए नियत व्यक्ति के रूप में देखने लगे। उनकी फिलॉसफी अनुशासन और निरंतरता पर केंद्रित थी और उनकी अडिग मानसिकता उन्हें सभी बाधाओं को पार करने के लिए प्रेरित करती थी। एंड्रियास ने मेंटर्स से मार्गदर्शन लिया। उनके विकास में एक प्रमुख व्यक्ति अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर थे, जिनका अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग और हॉलीवुड में सफल करियर उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। अर्नोल्ड ने एंड्रियास को दिखाया कि वह क्या बनना चाहता है, नॉट सिर्फ बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बल्कि विश्वव्यापी प्रतीक। इस प्रेरणा के साथ एंड्रियास ने अपने शरीर को अडिग समर्पण के साथ तराशना शुरू किया। प्रशिक्षण, पोषण और प्रतियोगिता के सभी ज्ञान को अवशोषित किया। समय के साथ एंड्रियास ने प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया और पहचान पाने लगे। उन्होंने स्थानीय और क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जहां उनकी मांसपेशियों की परिभाषा और शरीर का संतुलन जजों और दर्शकों का ध्यान खींचने लगा। इन घटनाओं में सफलता ने उन्हें आत्मविश्वास दिया कि वह अपने रास्ते पर जारी रहें और पेशेवर बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में प्रवेश करें। 1986 में एंड्रियास ने अपने पहले अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भाग लिया और इस प्रकार उनका वैश्विक मंच पर करियर शुरू हुआ। इस दौरान एंड्रियास को अत्यधिक शारीरिक परीक्षणों का सामना करना पड़ा और ऐसे प्रशिक्षण और पोषण आहार को अपनाना पड़ा जो किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण था। उनका आहार बेहद सख्त था, लीन प्रोटीन, जटिल कार्बोहाइड्रेट और बहुत कम वसा। उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उतना ही तीव्र था, घंटों वजन उठाना और कार्डियो करना शामिल था। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग समुदाय में मित्रता और सहयोग पाया, समान समर्पण वाले अन्य एथलीटों के साथ संबंध बनाए, हालांकि उन्हें अदृश्य दुश्मनों का सामना भी करना पड़ा। अपने शरीर पर अत्यधिक दबाव डालने से छोटे और मांसपेशियों तथा जोड़ों की समस्याएं आईं। प्रतिष्ठित प्रतियोगिताएं जैसे कि मिस्टर ओलंपिया और अर्नोल्ड क्लासिक उनके लक्ष्य बन गए। एंड्रियास ने स्टेरॉयड और अन्य सप्लीमेंट्स का उपयोग कर अपने शरीर को अकल्पनीय सीमाओं तक पहुंचाया। एंड्रियास जानते थे कि हर प्रतियोगिता उनकी दर्द सहने और थकान झेलने की क्षमता की परीक्षा थी। स्टेज पर उनकी मांसपेशियों की परिभाषा असंभव को चुनौती देती थी। उनका समर्पण और बलिदान उन्हें बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में सर्वोच्च सम्मान दिलाया। अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में हिस्सा लेते हुए उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों का सामना किया और सम्मान और प्रशंसा जीती। प्रत्येक जीत उनके अडिग आत्मा और अद्भुत कार्य नैतिकता का प्रमाण थी, लेकिन हर सफलता की स्वास्थ्य पर एक ऊंची कीमत थी। एंड्रियास परिपूर्णता का प्रतीक बन गए, लेकिन इस परिपूर्णता के पीछे उनका शरीर पीड़ित था। सफलता और पुरस्कार आए, एंड्रियास बॉडी बिल्डिंग के आइकन बन गए। उनकी अद्वितीय शारीरिक संरचना और पूर्ण समर्पण की सराहना की गई। फिटनेस पत्रिकाएं उनकी तारीफ करती, प्रशंसक उन्हें पसंद करते और अन्य बॉडी बिल्डर्स उनका सम्मान करते।
लेकिन इस सफलता के पीछे वास्तविकता बहुत अंधेरी थी। स्टेरॉयड, डायरेटिक्स और लगातार तनाव ने उनकी सेहत को नष्ट करना शुरू कर दिया। एंड्रियास को गंभीर लक्षण महसूस होने लगे, पेट दर्द, अत्यधिक थकान और यकृत संबंधी समस्याएं। सावधान संकेतों के बावजूद वह परिपूर्णता प्राप्त करने और बॉडी बिल्डिंग के शीर्ष पर बने रहने की लालसा से आगे बढ़ते रहे। प्रसिद्धि का एक अंधेरा पहलू है, एंड्रियास की सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। स्टेरॉयड और अत्यधिक तनाव के प्रभाव उनके शरीर पर अनिवार्य रूप से दिखाई देने लगे। उन्होंने यकृत और गुर्दे की समस्याओं का सामना करना शुरू किया और उनके दिल ने भी लगातार रसायनों के इस्तेमाल के प्रभाव को महसूस किया, जिससे उनका शरीर बनाए रखने का प्रयास चुनौतीपूर्ण हो गया। चेतावनी संकेत। एंड्रियास लगातार अपने शरीर को चरम सीमा तक धकेलते रहे, परिपूर्णता की अपनी खोज को छोड़ने में असमर्थ। उनका दैनिक आहार दिन ब दिन और अधिक खतरनाक होता गया, बढ़ती मात्रा में स्टेरॉयड और डायरेटिक्स के साथ, जो अंततः उनके शरीर के प्रणालीगत पतन की ओर ले गए। अपने अंतिम दिनों में एंड्रियास एक ऐसी लड़ाई का सामना कर रहे थे जिसे वे न तो मांसपेशियों से जीत सकते थे और न ही शक्ति से। उनका शरीर, जो कभी परिपूर्णता का प्रतीक था, उनके जीवन शैली के बोझ तले ढह गया। 14 मार्च 1996 को एंड्रियास मुंजर 31 वर्ष की आयु में यकृत और गुर्दे की विफलता के कारण निधन हो गए। उनकी मृत्यु बॉडी बिल्डिंग समुदाय के लिए एक बड़ा झटका थी और यह याद दिलाती है कि शरीर को उसकी प्राकृतिक सीमाओं से परे धकेलना कितना खतरनाक हो सकता है। एंड्रियास ने एक जटिल विरासत छोड़ी। उन्हें उनके प्रभावशाली शरीर और उनके जीवन और मृत्यु से मिलने वाले दुखद सबक दोनों के लिए याद किया जाता है। एंड्रियास मुंजर की दुखद मृत्यु एक गहरा सबक छोड़ती है। उनकी कहानी स्टेरॉयड के खतरों और खेल में स्वास्थ्य की महत्वता की चेतावनी के रूप में शक्तिशाली रूप से बनी रहती है। उनकी मृत्यु के बाद आने वाले वर्षों में बॉडी बिल्डिंग समुदाय धीरे धीरे उन जोखिमों के प्रति जागरूक हुआ जो प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थों के उपयोग से जुड़े हैं। एथलीट और कोच लंबे समय तक स्वास्थ्य का ध्यान रखने और संयम की आवश्यकता के बारे में अधिक खुलकर बात करने लगे। युवा बॉडी बिल्डर्स के लिए सख्त नियम और शैक्षिक कार्यक्रम लागू किए गए ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचा जा सके। आइए हम एंड्रियास मुंजर को केवल उनके अद्भुत शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि उनके जीवन ने जो सबक हमें दिया उसके लिए भी याद करें। उनकी यात्रा, जो विजय और बलिदान से भरी थी, हमें संयम और स्वास्थ्य के महत्व की सीख देती है। यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो यहाँ एक और वीडियो है जो आपको आकर्षित कर सकती है। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि हजारों लोगों के सामने मंच पर खड़े हो और अचानक सब कुछ अंधकारमय हो जाए? यही बिल्कुल हुआ पॉल डिलेट के साथ, अब तक के सबसे प्रभावशाली बॉडी बिल्डरों में से एक के साथ। एक प्रतियोगिता के बीच में उसका शरीर पूरी तरह से जवाब दे गया और 1 मिनट तक पॉल क्लिनिकली मृत था। क्या तुम जानना चाहते हो कि उसने कैसे जीवित बचा और उसे इस भयावह पल तक क्या ले गया? हमारे साथ रहो ताकि इस चौंकाने वाली कहानी को जान सको। पॉल डिलेट का जन्म 12 अप्रैल 1965 को मॉन्ट्रियल, कनाडा में हुआ था। कम उम्र से ही उसने खेलों की ओर रुचि दिखाई और अमेरिकी फुटबॉल में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जल्द ही उसने अपनी असली जुनून बॉडी बिल्डिंग को खोज लिया। अपने विशालकाय शरीर और असाधारण अनुवांशिकी के कारण उसने जल्दी ही फिटनेस जगत का ध्यान आकर्षित किया। 1991 में उसने नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप में पेशेवर पदार्पण किया और प्रथम स्थान प्राप्त कर तुरंत सुर्खियों में आ गया। 90 के दशक में पॉल मंच पर सबसे पहचानी जाने वाली और डरावनी शख्सियतों में से एक बन गया। उसकी ऊंचाई 1.85 मीटर और वजन लगभग 140 किलो शुद्ध मांसपेशी थी। उसकी भव्य काया और डराने वाले रूप के कारण उसे फ्रैंकस्टीन का उपनाम दिया गया। मंच पर उसकी उपस्थिति बेजोड़ थी और उसकी मांसपेशी विकसित करने की क्षमता अद्भुत थी। पॉल डिलेट जल्द ही कई बड़ी प्रतियोगिताओं में एक खतरनाक प्रतिद्वंदी साबित हुआ। आकार, समरूपता और मांसपेशियों की परिभाषा का उसका अनोखा संयोजन उसे मिस्टर ओलंपिया और आर्नोल्ड क्लासिक जैसी प्रतियोगिताओं में अलग पहचान दिलाता था। 1993 में उसने मिस्टर ओलंपिया में प्रभावशाली 6ठा स्थान हासिल किया। यह उसके करियर की बड़ी उपलब्धियों में से एक थी, लेकिन जल्द ही वह अपनी जिंदगी के सबसे बुरे क्षण का सामना करने वाला था। 1994 में प्रतिष्ठित आर्नोल्ड क्लासिक प्रतियोगिता के दौरान अपनी पोजिंग रूटीन में पॉल अचानक असहज दिखने लगा। उसकी मूर्तिकला जैसी काया स्थिर हो गई। दर्शक और जज हैरान रह गए जब पॉल मंच पर ढह गया।
पैरामेडिक्स दौड़कर आए और एक पल में उसे क्लिनिकली मृत घोषित किया गया। उसका दिल एक पूरे मिनट तक धड़कना बंद हो गया। मंच की रोशनी और दर्शकों की चीखें थम गईं। उस दौरान पॉल ने एक गहरी अनुभूति का अनुभव किया। उसने अपने छोटे कुत्ते को एक खुले नीले स्थान में देखा। चमत्कारिक रूप से वह जीवन में लौट आया, लेकिन यह अनुभव हमेशा के लिए उसके मन और उन सभी गवाहों की स्मृति में अंकित हो गया। इस ढहने का कारण था अत्यधिक निर्जलीकरण, जो डायूरेटिक और स्टेरॉयड के इस्तेमाल से और भी गंभीर हो गया। बाद की एक इंटरव्यू में पॉल ने बताया कि उसने अपने शरीर को सीमा तक धकेला ताकि वसा प्रतिशत न्यूनतम हो और हर मांसपेशी परिभाषित हो। प्रतियोगिता से पहले बॉडी बिल्डर अक्सर ऐसा करते हैं, लेकिन पॉल ने अपने शरीर को टूटने के बिंदु तक पहुंचा दिया था। आवश्यक तरल पदार्थों से वंचित उसका तंत्र काम करना बंद कर गया। डायूरेटिक दवाएं शरीर से अतिरिक्त पानी निकालने में मदद करती हैं और अक्सर बॉडी बिल्डरों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं ताकि मांसपेशियां सूखी और परिभाषित दिखें, लेकिन इनके दुरुपयोग से गंभीर निर्जलीकरण, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और हृदय समस्याएं हो सकती हैं। पॉल के मामले में इनका अत्यधिक प्रयोग उसके ढहने का प्रमुख कारण बना। साथ ही उसने एनाबॉलिक स्टेरॉयड का भी उपयोग किया था, जो मांसपेशियों और ताकत को बढ़ाते हैं, लेकिन उच्च रक्तचाप, लीवर को नुकसान और हृदय संबंधी रोग जैसे गंभीर दुष्प्रभाव लाते हैं। डायूरेटिक और स्टेरॉयड के संयोजन ने उसकी सेहत को बेहद खतरनाक स्थिति में डाल दिया। फिर भी इस भयावह घटना के बाद भी पॉल डिलेट हार नहीं मान सका। आर्नोल्ड क्लासिक में उसका ढहना दूसरों के लिए चेतावनी था कि शरीर को अत्यधिक सीमा तक धकेलना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन यह उसकी अद्भुत सहन शक्ति और दृढ़ निश्चय का भी सबूत था। उसने प्रतिस्पर्धा जारी रखी और बॉडी बिल्डिंग जगत में प्रभावशाली व्यक्तित्व बना रहा। उसने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और खिताब जीते, हालांकि कठिनाइयां भी रहीं। 1999 में ग्रैंड प्रिक्स इंग्लैंड के दौरान उसे एक और, यद्यपि कम गंभीर, ढहने का सामना करना पड़ा। इस घटना ने उसे अपनी सेहत और भलाई पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। पॉल मिस्टर ओलंपिया और आर्नोल्ड क्लासिक दोनों में नियमित प्रतियोगी रहा, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताएं हैं। भले ही उसने मिस्टर ओलंपिया कभी नहीं जीता, उसकी उपस्थिति हमेशा उल्लेखनीय रही। उसकी अन्य उपलब्धियों में 1996 का आर्नोल्ड क्लासिक में दूसरा स्थान और उसी वर्ष आयरन मैन प्रो इन्विटेशनल में चौथा स्थान शामिल है। पेशेवर प्रतियोगिता से संन्यास लेने के बाद पॉल डिलेट ने 2007 में वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन की स्थापना की, जो आज फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक है। इसके माध्यम से उसने एक अधिक स्वस्थ और संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, जिसमें स्वास्थ्य और भलाई को बाहरी रूप से अधिक महत्व दिया गया। पॉल डिलेट ने कई उभरते बॉडी बिल्डरों का मार्गदर्शन और प्रशिक्षण किया। उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित सोच ने आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों के तैयारी के तरीके को प्रभावित किया। उन्होंने कई सेमिनारों का आयोजन कर अपना अनुभव और ज्ञान साझा किया। पॉल डिलेट उस अनुभव से बच निकला जिसने कई औरों के करियर और जीवन को समाप्त कर दिया होता। उसकी कहानी मानव शरीर की सीमाओं और अद्भुत इच्छा शक्ति पर एक शक्तिशाली सबक है। क्या तुम और ऐसी कहानियां जानना चाहोगे जहां बॉडी बिल्डरों ने सीमाओं को चुनौती दी? यहां एक और कहानी है जो तुम्हें रुचिकर लगेगी। देखने के लिए धन्यवाद और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में केवल कुछ ही चुने हुए लोग ओलंपस की चोटी तक पहुंचते हैं, और उनमें से एक, जिसकी तीव्रता 1000 सूर्यों के बराबर थी, था रोनी कोलमैन, राजा। उसने लगातार 8 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीता, एक ऐसा कारनामा जिसे आज तक कोई और नहीं दोहरा सका। लेकिन उसकी महिमा की राह त्याग, दर्द और अपने ही खिलाफ एक टाइटैनिक संघर्ष से भरी हुई थी। आज हम रोनी कोलमैन की उस कथा को सुलझाएंगे, उसके साधारण शुरुआती दिनों से लेकर उसकी तेज तर्रार उन्नति और विवादास्पद पतन तक, पुलिस वाले से ग्लैडिएटर तक। रोनी कोलमैन का जन्म लुइसियाना के छोटे से शहर मोनरो में हुआ था,
जिसकी आबादी मात्र 50,000 थी। मोनरो में अमेरिकी फुटबॉल एक धर्म था और 1.88 मीटर लंबे अपने विशाल शरीर के साथ रोनी स्वाभाविक खिलाड़ी था। वह मोनरो हाई स्कूल की टीम का सितारा था और कई लोग भविष्यवाणी करते थे कि वह NFL में चमकेगा। मैदान पर उसका कौशल साफ दिखाई देता था। वह तेज था, मजबूत था और खेल को समझने की गजब की क्षमता रखता था। उसके साथी खिलाड़ी उसके नेतृत्व और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करते थे। लेकिन हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में एक पीठ की चोट ने उसके NFL के सपने को तोड़ दिया। एक मैच के दौरान बुरी गिरावट ने उसे स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर कर दिया। ये चोट विनाशकारी थी। उसका प्रोफेशनल फुटबॉल का सपना पल भर में बिखर गया। वह खोया हुआ, निराश और दिशाहीन था। फिर भी रोनी कोलमैन आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने जिम में शरण ली और वहीं पसीने और वजनों के बीच उसने अपनी असली जुनून खोजी, बॉडी बिल्डिंग। प्रशिक्षण की आग रोनी कोलमैन साधारण बॉडी बिल्डर नहीं था। वह केवल वजन नहीं उठाता था, बल्कि उन्हें एक ऐसी फ्यूरी और तीव्रता के साथ उठाता था जिसकी बराबरी कम ही लोग कर सकते थे। उसके वर्कआउट इतने कठिन थे कि उन्हें मेंटल ट्रेनिंग कहा जाने लगा। वह हर दिन सुबह 5 बजे उठकर ट्रेनिंग करता। पहले 30 मिनट कार्डियो, फिर 2 घंटे वेट ट्रेनिंग। वह हर मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करता और 12 तक की रेप्स भारी से भारी वजनों के साथ करता। उसका मंत्र था लाइट वेट बेबी, जिसे वह लगातार दोहराता। यह उसकी फलसफी थी। कभी हार मत मानो, हमेशा एक कदम आगे बढ़ो और संभव की सीमाओं को धकेलो। एक दिन स्क्वाट के दौरान उसने 362 किलो उठाने की कोशिश की। पहली रेप पर असफल हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। गहरी सांस ली, ध्यान केंद्रित किया और दूसरी बार में सफल हुआ। दर्द असहनीय था, लेकिन रोनी ने रुकना स्वीकार नहीं किया। ओलंपिया की विजय 1998 का मिस्टर ओलंपिया प्रतियोगिता साल की सबसे प्रतीक्षित घटनाओं में से एक थी। उस समय रोनी नया था, लेकिन उसका विशाल शरीर और सालों की मेहनत ने उसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बना दिया। शुरुआत से ही उसने प्रतियोगिता पर दबदबा बना लिया। उसकी पोजिंग बेदाग थी, शरीर पूर्ण और रवैया अडिग। उसने डोरियन येट्स और फ्लेक्स व्हीलर जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। 1998 से 2005 तक लगातार 8 खिताब जीतकर उसने इतिहास रच दिया। उसकी तुलना अक्सर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के स्वर्णिम दिनों से की गई। उसकी 360 किलो की स्क्वाट ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। त्याग और परिणाम मिस्टर ओलंपिया के रूप में उसकी जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी थी। एक ओर उसे शोहरत, सफलता और दुनिया भर की प्रशंसा मिली, दूसरी ओर शिखर पर टिके रहने का दबाव भारी था। वह रुकता नहीं था, चाहे चोटें ही क्यों न मिलने लगीं। 2006 में उसे हर्निया की सर्जरी करानी पड़ी। दर्द के बावजूद उसने ट्रेनिंग जारी रखी। 2007 के मिस्टर ओलंपिया में उसने हिस्सा लिया, लेकिन उसका शरीर पहले जैसा नहीं रहा। राजा का पतन 2007 की प्रतियोगिता मीठी और कड़वी दोनों थी। एक ओर यह उसका विदाई मंच था, दूसरी ओर उसने सिंहासन जे कटलर को सौंप दिया। फिर भी उसका विरासत अमर है। उसकी कहानी संघर्ष, दृढ़ता और जुनून की है, जो आज भी हजारों लोगों को प्रेरित करती है। स्वास्थ्य और भविष्य सालों के अत्यधिक प्रशिक्षण ने उसके शरीर पर गहरा असर छोड़ा। कई सर्जरी करनी पड़ी, दोनों हिप्स की रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी की फ्यूजन और पीठ में 6 टाइटेनियम स्क्रू। 11 घंटे चली एक सर्जरी के बाद भी उसका हौसला टूटा नहीं। विरासत हर ऑपरेशन के बाद लंबा पुनर्वास करना पड़ता है, लेकिन उसका जुनून जिम में लौटने और फिट रहने का कभी नहीं बुझा। मसल्स में मेमोरी होती है, वह आत्मविश्वास से कहता है। आज सेवानिवृत्ति के बाद भी यह दिग्गज बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में डेमोन्स्ट्रेशन और प्रेरणा का प्रतीक बना हुआ है। विरासत हर ऑपरेशन के बाद लंबा पुनर्वास करना पड़ता है, लेकिन उसका जुनून जिम में लौटने और फिट रहने का कभी नहीं बुझा। मसल्स में मेमोरी होती है, वह आत्मविश्वास से कहता है। आज सेवानिवृत्ति के बाद भी यह दिग्गज बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में डेमोन्स्ट्रेशन और प्रेरणा का प्रतीक बना हुआ है। दुनिया भर में सेमिनार देने के अलावा 2010 से रोनी कोलमैन ने अपने नाम से सप्लीमेंट्स की अपनी खुद की ब्रांड रॉनी कोलमैन सिग्नेचर सीरीज लॉन्च की। शारीरिक चोटों और परिणामों के बावजूद उसे अपने सफर पर कोई पछतावा नहीं है। जब उससे पूछा गया कि क्या वह सब कुछ फिर से शुरू से करेगा, तो उसका जवाब था, बिना हिचकिचाए, यह सब इसके लायक था, लेकिन मैं चीजें अलग तरह से करता। मैं अपने प्रशिक्षण को और भी कठोर बनाता और 360 किलो के साथ 4 स्क्वाट रेप्स पूरे करता। उसकी कहानी यह दिखाती है कि लड़ाई मंच से उतरने के बाद खत्म नहीं होती, बल्कि जिंदगी की हर चुनौती में जारी रहती है। रोनी कोलमैन सिर्फ एक बॉडी बिल्डर नहीं है,
वह संघर्ष, दृढ़ संकल्प और जुनून का प्रतीक है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती, महानता के लिए बलिदान जरूरी है और जो काम हम करते हैं उसके प्रति जुनून ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। एक इंटरव्यू में रोनी कोलमैन ने कहा था, जिंदगी में आप चाहे कुछ भी करो, अगर उसे जुनून के साथ नहीं करते तो उसे करना बेकार है। ये शब्द कोलमैन की जीवन दर्शन का सार है, एक ऐसी सोच जिसने हजारों लोगों को अपने सपनों का पीछा करने और अपने लक्ष्यों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। रोनी कोलमैन की कहानी एक भावनात्मक रोलर कोस्टर है, जीत, बलिदान, दर्द और मुक्ति की दास्तान। यह हमें याद दिलाती है कि शिखर तक पहुंचने का रास्ता मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन जो लोग डटे रहते हैं उनके लिए पुरस्कार अनंत है। रोनी कोलमैन केवल एक बॉडी बिल्डर नहीं है, वह एक दंत कथा है। उसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी कि वे अपने सपनों का पीछा जुनून, दृढ़ संकल्प और बलिदान के साथ करें। अगली बार तक दोस्तों, और याद रखो,